हेलो बच्चों। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है और आप वीडियो को क्लियरली देख पा रहे हैं। हम लोग रेस्ट एंड मोशन चैप्टर में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी। और इस रिलेटिव वेलोसिटी में हमने जिन बातों को ऑलरेडी सीख लिया था वो बातें कुछ इस तरह से थी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो सबसे बेसिक इक्वेशन था वो यही था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी के बेसिस पर हम लोगों ने कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ठीक। हमने देखा था कि दो पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे होंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम लोग दोनों पार्टिकल्स के मोशन को सोचने के बजाय एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल के मोशन को देखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि कम से कम एक पार्टिकल ठहरा हुआ रहता है और क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि दो पार्टिकल्स अगर फ्री फॉल में रहेंगे, अगर उनको हवा में फेंक दिया जा चुका होगा, तो ऐसी हालत में एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के पास तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा और इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा मिल जाता है हमें। एक लाइन में आंसर आ जाता है। याद रखो, दो पार्टिकल्स तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ें, आपसे यही रिक्वेस्टेड है कि आप लास्ट क्लास को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया और प्रॉपरली रिवाइज कर लिया है लास्ट क्लास को। हम लोग सीखना शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए मैं आपको, उस क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि एक रिवर है कुछ इस तरह से, उस रिवर दिया प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कई बच्चों ने इसे सॉल्व कर दिया है और मुझे भेजा भी था कई बच्चों ने, और एकदम सही और एकदम लॉजिकली सॉल्व किया है बहुत सारे बच्चों ने। तो ये वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से, यही तो पता करना है। यहां पर एक बोट और यहां पर एक दिया के जैसा या वुडन राफ्ट, ये दिया है, डी फॉर दिया। ठीक है, नहीं, या चलो ठीक है, डी फॉर दिया, बी फॉर बोट। और इस डायरेक्शन में ये बोट में इंजन लगे होने के वजह से दिया से आगे निकल जाएगा ये बोट। तो ये सब कुछ हमें ऑलरेडी क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन पुराने क्लास में जो मैं क्वेश्चन समझाया था वो क्वेश्चन आपको याद है। आई होप सो। तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। चलिए मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर। ठीक। तो पानी पानी चूंकि बह रहा है ना, इस वजह से बहती हुई पानी में अगर बोट चल रहा होगा तो बोट की वेलोसिटी ग्राउंड से देखे जाने पर डिफरेंट आएगी। फिर से सुनिए, इफ मैं एकदम बेसिक बात बता रहा हूं जिसका रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल करूंगा। भले ही आपके पास सही आंसर बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके आपने निकाल लिया हो, बावजूद इस बात के एकदम ध्यान से सुनेंगे आप। इफ रिवर, या रिवर नहीं, इफ वाटर इज नॉट फ्लोइंग, अगर पानी फ्लो ही ना करे, ठीक है, पानी बहना बंद कर दे, तो स्टिल वाटर है। फिर तो स्टिल वाटर अगर रहेगा तो ये बोट चाहे इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, दोनों ही डायरेक्शन में जाने पर ठहरे हुए पानी में, अगर पानी बह ही नहीं रहा होता, ये तालाब का पानी अगर होता, तो चाहे बोट किसी भी डायरेक्शन में जाए इसका स्पीड सेम रहता, वी बी रहता। ठीक है, इसका स्पीड सेम रहता, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे वो इस डायरेक्शन में भी जाए चाहे वो इस डायरेक्शन में भी जाए, सभी दिशाओं में जाने पर बोट का स्पीड वी बी ही माना जाएगा। पानी चूंकि ठहरा हुआ था। मैं किसके रेस्पेक्ट में स्पीड की बात कर रहा हूं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जमीन के रेस्पेक्ट में पानी ठहरा हुआ
तो पानी में बोट किधर भी जाएगा बराबर स्पीड से। लेकिन इफ वाटर इज फ्लोइंग, इफ वाटर इज फ्लोइंग, तो क्या कहानी होगी, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और समझना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन सब यहीं पर रहे जो मैं बोल रहा हूं उस पर। ये पानी है जो कि फ्लो कर रहा है अगर आगे की ओर, ठीक, वी आर, आर फॉर रिवर, इतनी वेलोसिटी से, और इस पानी की धार के अंदर में ये बोट अगर चलना शुरू करे और इस डायरेक्शन में जाने लगे, इस डायरेक्शन में ही जाने लगे जिधर पानी की धार है, तो जमीन पर बैठा आदमी क्या देखेगा, बोट की वेलोसिटी। फिर से सुनो, जमीन पर बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा, इस बोट की वेलोसिटी को, अगर ये बोट उसी दिशा में जा रही हो जिस दिशा में पानी की धार है, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है। तो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट हमें पता करना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, चलते हुए पानी की बात कर रहा हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ बोट हमें पता करनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ रिवर या वाटर भी कह सकते थे, वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये हमें ऑलरेडी पता है, वी आर आई कैप, ठीक। और एक इंफॉर्मेशन हमें पता है जो हम लोगों ने मान रखा है पहले से, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर या रिलेटिव टू रिवर, ये भी हमने पहले ही मान रखा है, कितना, वी बी के बराबर। कुछ समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, तो फिर से बताने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए, ये सबसे लास्ट वाला एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, और इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा क्योंकि ये पूरे एक क्लास में हम लोग इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं आगे रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम्स में। ये बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में वीबी है, और वीबी क्या था, वीबी तो तब का वेलोसिटी था ना जब पानी में बहाव हो ही नहीं, तो बोट कितनी वेलोसिटी से किधर भी जाती है उसी को मैं नाम दिया था वीबी। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि पानी के रेस्पेक्ट में यानी रिवर के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा होगा। फिर से रिवर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रिवर की वेलोसिटी कितनी, 0, यानी पानी स्थिर है। हम लोग पानी के ही रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पानी स्थिर है, इस वजह से बोट कुछ ऐसे जाएगा जैसे पानी स्थिर है। फिर से सुनो इस बात को, रिवर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, इस कारण से बोट किधर भी जाएगा सेम वेलोसिटी से जाएगा। समझ सके मेरी बात? अच्छा, इन तीनों वेलोसिटीज में आखिर कोई रिलेशन है क्या? ये पहला वेलोसिटी, ये दूसरा वेलोसिटी और ये तीसरा वेलोसिटी, इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या? हाँ है। रिलेशन ये है, वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river must be equal to velocity of boat with respect to ground minus velocity of river with respect to ground। ये इक्वेशन होना चाहिए था। अब इस इक्वेशन में ये चीज हमें पता है, गलत बोला? नहीं, रिवर की वेलोसिटी हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता है, बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में भी पता है, जो वेरिएबल्स मैं मान रखा हूं उस मुताबिक। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या नजर आएगा हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यह लिखा जा सकता है। आंसर पर ध्यान मत दो तुम, जो हम लोग इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा ना। जब ये दूसरे साइड LHS में चला जाएगा तो ऐसा ही एक इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को समझने की पूरी कोशिश करो तुम, खुद से एक बार कोशिश करो कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है, जमीन से देखे जाने पर बोट कितने वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई देगा, जितना है रिवर का वेलोसिटी
प्लस जितना ये लिखा हुआ था बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हाँ, फिर से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लो। बोट की वेलोसिटी जमीन से देखे जाने पर कितनी नजर आएगी? ठीक उतनी ही नजर आएगी जितनी की वेलोसिटी है रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और रिवर के अंदर में फिर बोट की वेलोसिटी क्या है, यानी कि रिवर के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या है, इसको भी आप काउंट करिए। इन दोनों चीजों को अगर आप वेक्टोरियली ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा जमीन के रेस्पेक्ट में जाता हुआ बोट। ठीक, इसको एकदम सिंपल तरीके से एक और बार दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए कि ये कोई ट्रेन है और ऐसे देखिए, ये कोई ट्रेन है, ट्रेन ऐसे जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना। और एक पर्सन है, या मान लो कि खुद तुम हो, जो कि दौड़ सकते हो जमीन पर दौड़ सकते हो तुम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मान लेते हैं। तो अब यही पर्सन, ये खुद जो पर्सन है, ये खुद पर्सन अगर इस ट्रेन के अंदर में दौड़ने लगे, किस डायरेक्शन में? इसी तरफ, तो जमीन से देखे जाने पर क्या नजर आएगा इस पर्सन का वेलोसिटी? सोच पाओगे? ये ट्रेन के अंदर में 4 के रफ्तार से दौड़ रहा है, तो जमीन पर बैठा हुआ आदमी ये देखेगा, एक तो ट्रेन चल रही है और उस चलती हुई ट्रेन के अंदर में ये पर्सन दौड़ रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर इस पर्सन के पास कुछ ज्यादा ही वेलोसिटी हो जाएगी। और यही तो बात है यहां पर इस इक्वेशन में। ये जो ट्रेन था ये दरअसल रिवर है, और ये जो पर्सन अंदर ही अंदर दौड़ने की कोशिश कर रहा है ये दरअसल बोट है। तो पानी के अंदर तैरता हुआ बोट, इसकी वेलोसिटी जमीन से देखे जाने पर कुछ ज्यादा ही नजर आएगी। कितनी ज्यादा नजर आएगी? जितना भी है रिवर का वेलोसिटी, ये देख लेंगे हम लोग, और रिवर के अंदर में जाते हुए बोट की वेलोसिटी, इन दोनों का वेक्टर सम। समझ गए होंगे पूरी बात को आपकी क्या है सिचुएशन यहां पर। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, अब बिना कुछ समझाए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है अगर हम लोग सही चीज को समझते रहें पहले से। तो ये रिवर, डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूं मैं। ये रिवर, और रिवर कितने वेलोसिटी से जा रही है ये हमें पता नहीं। वी की वेलोसिटी से जा रही है रिवर, ये हमने मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका वैल्यू वी सेट हो गया। अब बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में कितनी है यह हमें नहीं पता, लेकिन चलो मैं मान लेता हूं ये वी बोट, वी बी है। तो जमीन से देखे जाने पर, यानी रिलेटिव टू ग्राउंड आपको क्या नजर आएगा? ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में हम लोगों ने डायग्राम बनाया था क्लास में, लास्ट क्लास में। तो ये जो बोट है ये इस डायरेक्शन में चूंकि जा रहा था, इस वजह से इसकी वेलोसिटी वी बी प्लस वी आर नजर आएगी। रिलेटिव टू ग्राउंड बोल रहा हूं मैं। अगर यही बोट उल्टी दिशा में जा रहा होता, जो कि जाएगा कुछ समय बाद, कुछ दूरी तक जाने के बाद ये बोट लौटने लगा था, तो जब ये रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा ना बोट, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप वी बी को माइनस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इस कारण से ये बन जाएगा वी आर माइनस वी बी। ऐसे भी सोचो, पानी की धार की दिशा में तैरना आसान होगा, आप तेजी से जा पा रहे होंगे बड़े आसानी से, लेकिन पानी की धार की उल्टी दिशा में जाने पर आपको तैरने में कठिनाई होगी और आप स्लो जाएंगे उतना ही ताकत लगाने के बावजूद। लेकिन इस क्वेश्चन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करना ही नहीं है। सॉल्व इट रिलेटिव टू वाटर। तो तुम्हें समझा रहा हूं, इस वजह से ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा समय वाला सवाल है नहीं ये। देखिए, अगर वाटर के ही रेस्पेक्ट में मैं सॉल्व करता हूं तो सेम रिवर, ठीक, वाटर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा तो वाटर इज एट रेस्ट, वाटर इज एट रेस्ट। और जो जमीन है वही पीछे जा रहा है, लेकिन जमीन से फिलहाल कोई मतलब नहीं है हमें। जो दिया है
वो अपने जगह पर स्थिर है कि नहीं? बोलो पक्की बात। वाटर के ही रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वाटर की वेलोसिटी 0। इस कारण से दिया भी अपने जगह पर ठहरा हुआ नजर आएगा, और वाटर चूंकि स्थिर है, इसी कारण से ये बोट जब इस तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी वीबी, और जब वापस आ रहा होगा बोट, कुछ समय बाद ही सही, लेकिन जब ये बोट वापस आ रहा होगा तो भी इसका स्पीड वीबी ही रहेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर अपोजिट डायरेक्शंस में जाने में वेलोसिटीज अलग अलग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज अलग अलग, स्पीड अलग अलग। लेकिन जब पानी ठहरा हुआ आपको दिख रहा है, यानी पानी के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो जाने में भी उतना ही स्पीड रहेगा जितना कि लौटने में। और कितनी भी दूरी तय करने के बाद लौटने की बात की जा रही हो, मान लो ये बोट डेल्टा टी टाइम तक चलते रहेगा, तो जहां भी पहुंचेगा वहां से यू टर्न लेके फिर से दिया तक पहुंचने में टोटल टाइम लगेगा 2 टाइम्स डेल्टा टी। समझ सके? फिर से मैं स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूं कि टाइम इंटरवल बिटवीन क्रॉसिंग दिया, मतलब पहली बार जब क्रॉस किया गया और दूसरी बार जब क्रॉस किया गया, दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल रहेगा वो रहेगा, अब डेल्टा टी टाइम का टाइम लगा जाने में, और लौटने में भी डेल्टा टी का ही टाइम लगेगा। ये डेल्टा टी जाने का टाइम है फॉरवर्ड जर्नी के लिए मान लो, और दूसरा वाला डेल्टा टी बैकवर्ड जर्नी के लिए है, और दोनों में बराबर समय लगेगा। ये मैं कैसे कह सकता हूं? हम लोग वाटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे। दिया अपनी जगह पर स्थिर है, इसको जाने में भी उतना ही वेलोसिटी, आने में भी उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो जाने में जितना समय लगेगा उतना ही आने में भी समय लगेगा, तो कुल मिला के समय लगा है 2 टाइम्स डेल्टा टी। और इस दौरान अब सोचो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस दौरान दिया कितना ट्रेवल कर लिया? सवाल में इस दौरान दिया ने ट्रेवल किया है L। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख के मैं बोल रहा हूं कि जब तक में भी बोट जाता है और दोबारा से दिया तक पहुंचता है, तब तक में दिया कितना ट्रेवल कर लेता है? तो यह सवाल में दिया हुआ था L के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ दिया रिलेटिव टू ग्राउंड, जमीन से देखे जाने पर दिया की वेलोसिटी कितनी रहेगी? दिया ने ट्रेवल किया L कितने टाइम में? 2 टाइम्स डेल्टा टी टाइम में, तो यही हो गई वेलोसिटी। और जितना दिया का वेलोसिटी उतना ही तो पानी का वेलोसिटी, तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर से बहुत ध्यान से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पानी का चूज कर लिया है। मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप और अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे मान लो कि आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, या तो वाराणसी रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस तरह से बना हुआ है एक सीढ़ी के जैसा जो चलते रहता है, एस्केलेटर कहते हैं इसे, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो सीढ़ी है, एस्केलेटर है, या किसी मॉल में तो आप कभी ना कभी तो गए ही होंगे, नहीं भी गए होंगे रेलवे स्टेशन पर गए होंगे। अगर वो भी नहीं गए हो तो फिर इमेजिन कर लो कि एक चलता हुआ सीढ़ी है ऊपर की तरफ, और इस एस्केलेटर का मैं स्पीड मान लेता हूं VE है। ठीक, तो तुम खुद इमेजिन करो, अगर तुम यहां पर खड़े हो ऐसे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, और इस तरह से तुम ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक और दूसरी हालत क्या है? जो ट्रिक मैं बताना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर ये रुका हुआ सीढ़ी है, ये मतलब स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, और ये एस्केलेटर मतलब चलता हुआ सीढ़ी,
और चलते हुए सीढ़ी का स्पीड कितना VE यहां पर मैं लिख रखा हूं। अब इस रुके हुए सीढ़ी पर अगर आप चढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन VP मान लेता हूं मैं। आप एकदम पूरी ताकत से अगर इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आपकी स्पीड रहती है VP के बराबर, मान लेते हैं ऐसा। तो इस चलते हुए सीढ़ी पर चढ़ोगे ना तो जमीन पर बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा कि अरे आप तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हो। VP से नहीं, VP से भी ज्यादा, और कितना VE से। तो VP प्लस VE की वेलोसिटी नजर आएगी जमीन पर बैठे हुए पर्सन को। लेकिन जिस कारण से मैं ये एग्जांपल दिया उसको अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन अगर इसी सीढ़ी पर खड़ा आदमी अगर देखे आपको, मतलब सीढ़ी के ही रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, चलते हुए सीढ़ी के रेस्पेक्ट में, एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में अगर आपको देखा जाएगा तो एस्केलेटर तो रुका हुआ रहेगा ना। इस कारण से एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी VP ही रहेगी, और अगर आप नीचे भी उतर रहे हो तो भी आपकी वेलोसिटी VP ही रहेगी मैग्नीट्यूड में। ठीक है। हाँ, ये पर्सन जो ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जर्वर अगर मान लो जमीन पर होता और आप ऊपर जा रहे होते तो आपकी वेलोसिटी को ये जमीन पर खड़े होके देखता VP प्लस V पर्सन, सॉरी VP प्लस VE देखता, और अगर आप नीचे उतर रहे होते तो VP माइनस VE देखता। लेकिन ये सब तब जब जमीन पर से देख रहे हैं। पहला एग्जांपल दिया मैं आपको कि चलती हुई चीज पर चलते हैं तो कैसा लगता है, और ग्राउंड से देखे जाने पर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। लेकिन चलते हुए चीज से ही देखा जाएगा तब तो चलती हुई चीज चल ही नहीं रही है ना। और दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, जैसे मान लेते हैं कि ट्रेन वाली बात किया मैं, तो ट्रेन को अगर टॉप से देख रहे होंगे तो ऐसा नजर आएगा शायद ट्रेन। इसका एग्जांपल ऑलरेडी दिया मैं आपको। ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, आप यहां पर खड़े हैं, ऊपर से देखा जा रहा है, टॉप व्यू, मतलब हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। तो आप दौड़ सकते हैं, आपके अंदर दौड़ने की काबिलियत है मान लो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो ट्रेन पर बैठ के देखेंगे ना, अगर रिलेटिव टू ट्रेन देखेंगे तब तो ट्रेन स्टेशनरी है, और आपकी वेलोसिटी गारंटी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की ही मैग्नीट्यूड रखेगी, चाहे आप किसी भी दिशा में क्यों ना जा रहे हो। लेकिन जमीन के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो एक तो ट्रेन आगे बढ़ रही है, उस चलती हुई ट्रेन के अंदर में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो इस कारण से आपकी वेलोसिटी डिफरेंट नजर आएगी। कितनी नजर आएगी, इसी तरह के एक इक्वेशन से पता चल जाएगा। ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, कि दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स का वेक्टर सम करके हमें पता चल जानी है वेलोसिटी। तो आई होप थोड़ा सा समझे आप, और जब जरूरत पड़ेगा आप अप्लाई कर देंगे इस लॉजिक का। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिखिए नया सवाल। मैं जैसा कि बोला था, अब हम लोग बात करने वाले हैं 2 डायमेंशंस में किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज करते हैं। लिखिए, कार्स A एंड B आर ट्रेवलिंग, सवाल लिख रहे हैं हम लोग, आर ट्रेवलिंग with 30 meter per second and 40 meter per second towards east and north। इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा था। फाइंड velocity of A with respect to B। B के रेस्पेक्ट में, यानी B पर गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर क्या पाएगा कि A के पास कितनी वेलोसिटी है, किस और वेलोसिटी है। जरा इमेजिन करिए खुद से, और फाइनली आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करें। तब तक मैं डाउट्स देखता हूं क्या है भाई। चलिए, अभी तक तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं है।
आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए होंगे, और अगर आपको और ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ेगी आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो, ईस्ट और नॉर्थ की बात आ गई। अगर केवल ईस्ट और वेस्ट की बात होती तो एक स्ट्रेट लाइन से काम चल जाता और हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के सहारे आगे बढ़े होते। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं, महज हमें ईस्ट और नॉर्थ को समझने के लिए एक्स और वाई दोनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला मैं जो काम करूंगा वो ये है कि मान लेते हैं अगर ये जमीन है, अगर ये ग्राउंड है, ठीक, इसी फील्ड पर अगर ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड पर ही एक्स और वाई एक्सिस को मान लेते हैं। ठीक, एक्स और ये वाई, ये खुद से समझने वाली बात है कि यही है नॉर्थ का डायरेक्शन, यही है ईस्ट का डायरेक्शन। इस गाड़ी मतलब मान लो दोनों गाड़ियां जो कि हैं एक ही जगह से ओरिजिन से चलना शुरू करती हैं। पहली गाड़ी ए और दूसरी गाड़ी बी। गाड़ी नंबर ए के बारे में क्या लिखा हुआ है? इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड की और ये जा रहा है ईस्ट के तरफ। तो कार नंबर ए, इसकी वेलोसिटी को हमें लिखना चाहिए ईस्ट के तरफ 30 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम बनाया हूं केवल समझाने के लिए। बी कार के बारे में यह लिखा हुआ कि इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। जरा इस बात को इक्वेशंस में भी लिख लेते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए आखिर किसके रेस्पेक्ट में लिखें? ये तो लिखा ही नहीं है सवाल में, तो माना जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ए इज 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आई कैप बी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाना चाहिए 40 मीटर पर सेकेंड जे कैप में। ठीक है ना? तो अब हमें यह पता करना है क्या ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, इसे कैसे लिखेंगे? पहले तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये होना ही चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो सबसे पहले आज की क्लास में ही मैं लिखा था, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसका की वैल्यू बना हमारे पास। इसमें देखो तो कौन ऑब्जर्वर है, ए की बी? तो बी है ऑब्जर्वर। ठीक है ना? बी है ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को घटा देने पर जो मिलेगा हमारे पास वो है 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस अब वेलोसिटी ऑफ बी 40 मीटर पर सेकेंड जे कैप। और ये जो अंत में लिखा हुआ वेलोसिटी है ना, यही हमारे सवाल का जवाब भी है, यही फाइनल आंसर। जरा इस आंसर के आने का कारण समझने की कोशिश करेंगे हम लोग मिलके। तो आपका जबरदस्त अटेंशन चाहिए होगा मुझे, क्योंकि इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना है। यहां पर मैं कोई इक्वेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ जो बोलूंगा उसके आधार पर आपको समझना होगा बातों को। ठीक है ना? तो देखो लॉजिक क्या है कि मान लेते हैं चलिए कि दोनों शुरुआत में ओरिजिन पर थे, दोनों गाड़ियां शुरुआत में ओरिजिन पर थीं। अब 1 सेकेंड के बाद ही सोचो क्या होगा। 1 सेकेंड के बाद गाड़ी ए, कार ए 30 मीटर तो आगे बढ़ेगी ना। यहां पर कार ए 30 मीटर आगे ट्रेवल कर लेती है 1 सेकेंड के बाद, और उसी 1 सेकेंड के दौरान कार बी की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड होने के वजह से कार बी यहां पहुंच जाती है। हो गया ऐसा? तो कार बी यहां पर है और ये दूरी है 40 मीटर की। अब हम लोग ये सोच रहे थे कि बी के रेस्पेक्ट में ए को जाते हुए देखेंगे तो कैसा नजर आएगा। तुमको इमेजिन करना है, कोई एनिमेशन से नहीं दिखाने जाएगा आपको एग्जामिनेशन में। तो एग्जाम में बैठ के आपको सोचना होगा कि अगर आप गाड़ी बी में बैठे हुए होते तो आपको यह लगता कि कार ए इस तरफ ट्रेवल की है। फिर से सुनो, अच्छे से नहीं बताया हूं अभी मैं। कार बी में बैठ के देखेंगे तो बी तो रुका हुआ नजर आएगा। हो गया ऐसा? और 1 सेकेंड पहले क्या था, जहां पर कार बी है वहीं पर कार ए भी था। तो बी पर बैठा हुआ पर्सन ये देखेगा, बी का ड्राइवर ये देखेगा
जो गाड़ी पहले एकदम बी के नजदीक हुआ करती थी, वो गाड़ी अब कहां पर है? तो यहां पर है। तो 1 सेकंड में यहां से यहां ट्रेवल हुआ ना, कार ए का ट्रेवलिंग। फिर से सुनो, कार ए बिल्कुल बी के एकदम नजदीक में था, 1 सेकंड पहले की बात है ये। और कुछ समय बाद जब देख रहे हैं हम लोग, यानी 1 सेकंड के बाद अगर देख रहे हैं हम लोग, नहीं, बी का ड्राइवर जब देख रहा है, तो वो क्या पाता है कि कार ए यहां पर पहुंची हुई। तो ये रहा ना डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट सोचो जरा, 40 मीटर नेगेटिव वाई एक्सिस में और 30 मीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि 30 मीटर आई कैप और लेकिन माइनस में 40 मीटर जे कैप, और ये पूरा का पूरा हुआ है 1 सेकंड में। इस वजह से यही रिलेटिव वेलोसिटी को नापेगा बी में बैठा हुआ ड्राइवर। जमीन को वो देख ही नहीं रहा, इस वजह से वो ये नहीं बता सकता कि भाई मैं चल रहा हूं कि नहीं। जमीन का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, जमीन जिधर जाती है जाने दो। बाय द वे, जमीन किधर जाती हुई नजर आएगी? ठीक ऐसे -40 मीटर पर सेकेंड जे कैप की वेलोसिटी से जाते हुए जमीन नजर आएगी, यानी साउथ के तरफ। जबकि कार ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बताया जा सकता है। क्या है ये? एंगल बताना आसान है। ये एंगल है 37 डिग्री, आप खुद से समझ लीजिएगा। तो कोई पूछे अगर डायरेक्टली कि बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी किस तरफ है, तो आप एंगल भी वेक्टर्स का सही इस्तेमाल करके बता सकते हैं। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में कुछ दिमाग नहीं लगाना था, बस फॉर्मूला लगा के जो आंसर निकला उस आंसर को समझना था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कुछ भी नहीं पूछूंगा मैं, ताकि आपको दिमाग लगाना पड़े। लिखिए नया सवाल। हवा चल रही है ईस्ट के तरफ। विंड इज ब्लोइंग, wind is blowing towards east, ठीक, with 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। दस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह रही है उत्तर की तरफ, नहीं, पूरब की तरफ। ठीक। अच्छा, अब ऐसी हालत में जमीन पर, रोड पर एक ट्रक चल रहा। अ ट्रक, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, अ ट्रक इज मूविंग विथ, अ ट्रक इज मूविंग विथ 10√3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद फिर अ फ्लैग इज माउंटेड ऑन ट्रक। ट्रक के ऊपर एक झंडा लगाया गया है। झंडा मतलब एक रॉड के जैसा है, उसमें कपड़ा लगा हुआ। अब उस झंडे का डायरेक्शन, उसमें जो कपड़ा लगा हुआ है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, यह मैं पूछना चाहता हूं। ट्रक चल रही है और ट्रक के साथ साथ हवा भी बह रही है, तो आपको एकदम अच्छे से सोच समझ के बताना होगा क्या चीज। फाइंड द डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन बताना है आपको। फाइंड द डायरेक्शन in which flag points। झंडा किस ओर अपना कपड़े को पॉइंट करेगा, यह बताना है आपको। एक बार पूरी तरह से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं करने के लिए, देखते हैं अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छी बात। चैट बॉक्स में लिखने का जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चंस में गिना जाएगा इसे। आप कर लीजिए पहले।
चलो झंडे के बारे में समझते हैं कि आखिर वो किस तरफ पॉइंट करना चाहिए उसे। मैं फ्लैग पर रिसर्च करने जा रहा हूं, मैं अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहा। ये अगर ग्राउंड है मान लेते हैं और हम लोग टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू है ये, मतलब दोबारा से हेलीकॉप्टर के अंदर में बैठ के ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। और यहां पर क्या है कि ये झंडे का रॉड है, ऐसा ही कुछ नजर आएगा। मतलब ये अगर झंडे का रॉड है तो ऊपर से देखेंगे, अगर ऊपर से देखेंगे तब तो केवल एक छोटा सा पॉइंट के जैसा नजर आएगा मात्र ये, ठीक। और एयर के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, हवा नहीं चल रही है, हवा चल ही नहीं रही है, तो इसमें जो झंडा होगा वो झुका हुआ रहेगा, मतलब झंडे का कपड़ा जो होगा वो गिरा हुआ रहेगा, वो किसी तरफ भी पॉइंट नहीं करेगा। मानते हैं इस बात को? अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मैं मान लेता हूं कि हवा बहने लगे और इस तरफ हवा बहने लगे, अगर ये हो जाती है वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे, झंडे का जो कपड़ा होगा ना वो इसी तरफ पॉइंट करने लगेगा, जिस तरफ हवा बहेगी उसी तरफ ये पॉइंट करने लगेगा। तो क्या हम लोग ये एक रूल बना दें कि जिस डायरेक्शन में हवा बहते हुए नजर आती है हमें, उसी डायरेक्शन में झंडे का कपड़ा पॉइंट करता है? क्या ये रूल बना दिया जाना चाहिए? अब सोचो और अच्छे से, मान लो दोबारा से कि हवा में किसी तरह का कोई बहाव नहीं है, एयर इज स्टेशनरी, दोबारा से, और इस झंडे को कोई हाथ में पकड़ करके इस तरफ लेके जा रहा है, फ्लैग के पास ही वेलोसिटी है, हाथ में झंडे को पकड़ लिया और ईस्ट की तरफ लेके चलते चले जा रहे हैं दौड़ के, तो ये झंडे का कपड़ा वेस्ट के तरफ पॉइंट करेगा। कर पाओगे इतना इमेजिन? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हवा बह रही है कि नहीं, हवा तो यहां पर बह ही नहीं रही है, बावजूद इसके कपड़ा जो है वो वेस्ट के तरफ पॉइंट करेगा। मतलब कभी भी अगर तुम देखे होगे इंडिया का फ्लैग लेकर के कोई भी अगर दौड़ रहा होगा, तो जिधर दौड़ रहा होगा उसके ठीक उल्टी दिशा में उस झंडे का कपड़ा पॉइंट कर रहा होता है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि हवा बहुत जोर से नहीं बह रही है उस वक्त। तो हवा की वेलोसिटी नहीं भी होने पर झंडे का कपड़ा जिधर वेलोसिटी रहेगा पर्सन का जो पकड़े हुए है झंडे को, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में झंडे का कपड़ा जा रहा होगा। इतना एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर से हमें यह समझ में आ रहा है कि एयर की वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है झंडे के रेस्पेक्ट में एयर की वेलोसिटी। समझे क्या बात को? झंडे के रेस्पेक्ट में देखो हवा बह रही है कि नहीं, जमीन के रेस्पेक्ट में नहीं बह रही थी हवा, लेकिन झंडे के रेस्पेक्ट में, चूंकि झंडा खुद चल रहा था, झंडे के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर झंडे का वेलोसिटी किधर है, इस तरफ, झंडे के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर ग्राउंड के पास भी वेलोसिटी है, एयर के पास भी वेलोसिटी है। दिस इज एयर रिलेटिव टू फ्लैग। और फ्लैग के रेस्पेक्ट में, फ्लैग को क्या पता कि फ्लैग चल रहा है कि रुका हुआ है, फ्लैग को तो हमेशा लगेगा कि वो रुका हुआ है, ठीक है। चाहे आप पानी के जहाज पर झंडा लगा दो, चाहे आप ट्रेन पर झंडा लगा दो, चाहे आप हाथ में पकड़े रहो झंडा, झंडे को लगेगा कि वो हमेशा स्थिर है और उसके रेस्पेक्ट में ही सारी चीजों को वो देख रहा होगा। तो झंडे के रेस्पेक्ट में हवा का बहाव उल्टी दिशा में यानी वेस्ट के तरफ है अगर मान लो, तो झंडे का कपड़ा वेस्ट के तरफ पॉइंट करेगा। वेरी सिंपल। तो इंपॉर्टेंट यह है झंडे के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में हवा का बहाव है, इसको समझिए। और एक और बार लास्ट टाइम कोशिश करो तो आंसर तक पहुंचने का, और अगर अभी तक निकाल लिए थे तो बहुत अच्छी बात। मैं फाइनली आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटीज दी हुई हैं। इसी को मैं ईस्ट का डायरेक्शन मान लिया जो कि एक्स एक्सिस भी है,
इसी को मैं नॉर्थ का डायरेक्शन मान लिया, जो कि वाई एक्सिस भी है। ट्रक के पास वेलोसिटी किस तरफ, नॉर्थ के तरफ 10√3। ये जो ट्रक है ऊपर से देखे जाने पर नजर आएगा हमें कि ये 10√3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और जबकि हवा बह रही है इस तरह से। और वेलोसिटी ऑफ एयर ये क्या लिखा जा सकता है, 10 किलोमीटर पर आवर का, लेकिन आई कैप में ईस्ट के तरफ। इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जा रही है हवा। हवा के बहने का डायरेक्शन हमें चेक करना है ट्रक के रेस्पेक्ट में या झंडे के रेस्पेक्ट में। झंडा बोलो ट्रक बोलो बराबर है, क्योंकि दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ, जो चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, झंडा किस तरफ पॉइंट करेगा यह जानने के लिए जरूरी है यह जानना कि वेलोसिटी ऑफ एयर किस तरफ है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, तो फ्लैग के रेस्पेक्ट में। तो इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, कुछ गलत तो नहीं, विद रेस्पेक्ट टू अगेन ग्राउंड। तो दोनों चीजों को सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट है 10 किलोमीटर पर आवर आई कैप का, माइनस फिर 10√3 किलोमीटर पर आवर जे कैप का। लेकिन हमें यह वेलोसिटी तो पता ही नहीं लगाना था, हमें पता लगाना था क्या चीज, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन। हवा किस तरफ बहते हुए नजर आएगी झंडे को, तो इस वेक्टर को बस समझ लो आप कि आखिर किस डायरेक्शन में है ये वेक्टर। तो देखो कितना आसान है। अब माना कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोबारा से, और 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी इस तरफ, ये 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी आई कैप में, और माइनस 10√3 ऐसे करके रहना है ना, माइनस में 10√3 जे कैप। तो कौन सा वाला, ये वाला वेक्टर सही आंसर है कि ये वाला वेक्टर? तो इन दोनों ही वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट आखिर किस दिशा में पॉइंट कर रहा है, ये हमें जानने का जरूरत था। तो ये एंगल अगर अल्फा है मान लो, तो tan अल्फा लिख सकते हैं ना हम लोग। tan अल्फा का वैल्यू है 10√3/10 यानी कि √3, और अल्फा का वैल्यू बना फिर 60 डिग्रीज, जिस कारण से मैं आंसर रिपोर्ट करने जा रहा हूं अब, फ्लैग पॉइंट्स 60 डिग्री ईस्ट से कितना घूम जाना है मुझे और किस तरफ घूम जाना है। ईस्ट से मुझे टर्न ले लेना है कितना, 60 डिग्री, किस ओर, साउथ की तरफ। फ्लैग पॉइंट्स 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। समझ गए होंगे मेरी बात को। अच्छा चलो पुराने डायग्राम में एक बार बिना किसी इक्वेशन के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, मानो हवा में कोई एक कागज का टुकड़ा है, हवा में कोई एक कागज का टुकड़ा है, यह है पेपर, जो कि हवा के साथ बहते जा रहा है। तो पेपर शुरुआत में ओरिजिन पर था, ट्रक भी शुरुआत में ओरिजिन पर था, लेकिन समय के बीतने के साथ ये ट्रक लगातार इस तरफ चलते जाएगी, और समय के बीतने के साथ ये कागज का टुकड़ा इस तरफ चलते चला जाएगा, और इस कारण से ये पेपर नजर आएगा कि पहले जो ट्रक के एकदम नजदीक था अब जाके यहां पर पहुंच गया। तो यही पेपर की वेलोसिटी और यही विंड की भी वेलोसिटी, एयर की भी वेलोसिटी। तो इसी तरफ तो आया है हमारा आंसर भी, वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू ट्रक। और जिस तरफ ट्रक के रेस्पेक्ट में हवा बहते हुए नजर आएगी, उसी तरफ यहां का झंडा भी पॉइंट कर रहा होगा, इस तरफ झंडे का कपड़ा गया हुआ होगा। समझ पाए होंगे मेरी बात को आप। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन को चेंज कर देता हूं, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, सारा कंसेप्ट वही लगेगा। नया सवाल लिख दो। रेन फॉल्स
विथ, लिखिए नया सवाल, रेन फॉल्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। ठीक, अच्छा, इसके बाद फिर अ पर्सन इज रनिंग विथ, अ पर्सन इज रनिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। एक पर्सन है जो लगातार ईस्ट की तरफ दौड़ रहा है उसी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, जबकि बारिश की बूंदें गिर रही हैं ठीक वर्टिकली नीचे की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। आपको यह बताना है कि वो जो पर्सन है जो दौड़ रहा था उसके मुताबिक देखे जाने पर पानी की बूंदें किस तरफ गिरते हुए नजर आएंगी, या मैं ये पूछूं, ध्यान से सुनो, मैं ये पूछ रहा हूं कि दौड़ते हुए पर्सन के मुताबिक देखे जाने पर बारिश की बूंदें किस ओर गिरती हुई नजर आएंगी। लेकिन सवाल पूछने का तरीका देखो, पर्सन को अपना छाता किस एंगल पर रखना चाहिए वर्टिकल से, यह मेरा सवाल है। एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल, लिखेंगे सवाल को आप पूरा, एट व्हाट एंगल शुड द पर्सन, एट व्हाट एंगल शुड द पर्सन कीप अम्ब्रेला, हिज अम्ब्रेला। पर्सन को छाते को कितने वर्टिकल से एंगल पर रखने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है ये आप बड़े आसानी से अब कर सकते हैं। एक बार कोशिश करो, कोशिश नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। करिए सॉल्व, तब तक मैं डाउट्स देखता हूं। चलिए भाई, सभी सिर्फ और सिर्फ गुड आफ्टरनून सर, और कुछ लोग गुड इवनिंग सर बोले हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड आफ्टरनून। लेकिन कोई क्वेश्चन तो होना चाहिए आपको पूछने के लिए। चलिए, नहीं है कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा ज़रूरत के हिसाब से, और फाइनल आंसर मुझसे पहले कैलकुलेट कर लिए होंगे। मैं आपको समझाने मात्र के लिए डायग्राम बना रहा हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है। ठीक है, यह मैं माना कि अगर ज़मीन है तो इस ज़मीन के मुताबिक देखे जाने पर बारिश की बूंदें ठीक वर्टिकली नीचे की ओर गिर रही हैं। ऐसे बारिश हो रही है। डायग्राम अच्छा बन रहा है तो बन ही जाए। और फिर सवाल में यह दिया हुआ कि ये एक पर्सन है देखो, और ये पर्सन दौड़ते जा रहा है ईस्ट के तरफ, इसी डायरेक्शन को मैं ईस्ट मान लिया। तो ये दौड़ता हुआ पर्सन क्या देखेगा, हालांकि ये जो मैं डायग्राम बनाया हूं ये रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव में है, ये रिलेटिव टू ग्राउंड है, और ग्राउंड के मुताबिक देखे जाने पर बारिश की बूंदों के पास भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर, और इस पर्सन के पास भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही है, बस डायरेक्शन ईस्ट के तरफ है। यह हालात हैं, ठीक है ना। तो अब हमें यह अंदाजा लगाना है कि आखिर बारिश की बूंदों को क्या देखा जाएगा, कैसे गिरते हुए देखा जाएगा अगर ये पर्सन देखेगा तो एक नए डायग्राम की जरूरत है हमें। रिलेटिव टू पर्सन जानने के लिए हम लोग नए डायग्राम को ड्रॉ किए, और एक काम करते हैं, पहले इस बार बिना किसी इक्वेशन के करने की कोशिश करते हैं, बाद में इक्वेशन भी जरूर लिखेंगे। पानी की एक बूंद को तुम देखो ध्यान से, और ठीक इसके नीचे, ठीक इसी पानी की बूंद के नीचे तो ये पर्सन भी है मान लो, ठीक। तो ये पर्सन आखिर क्या देखेगा, सबसे पहले ये पर्सन अपने आप की वेलोसिटी को क्या नापेगा, ये अपने आप को रेस्ट में पाएगा, और साथ ही साथ ये अपने आप को तो बोलेगा कि मैं तो रुका हुआ हूं, जमीन पीछे जा रही है, जो कि एकदम सही बात है,
कोई गलती है नहीं यहां पर। तो जमीन लगातार पीछे की ओर, और जमीन के पास कितने की वेलोसिटी, हम लोग ऑलरेडी पुराने क्लासेस में इन बातों को सीखे हुए हैं अच्छे से कि जमीन के पास पीछे जाने की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जमीन से फिलहाल हमें कोई मतलब है नहीं, बारिश की बूंद से मतलब है। तो बारिश की एक बूंद जो कि इस पर्सन के ठीक सिर के ऊपर थी, फिर से बारिश की कोई एक बूंद जो कि इस पर्सन के ठीक ऊपर थी, यह बारिश की एक बूंद 1 सेकेंड में 20 मीटर नीचे आना तय है इसको। लेकिन चूंकि ये पर्सन आगे बढ़ रहा था ईस्ट के तरफ, वो ये पर्सन ये बोलेगा कि भाई ये बारिश की बूंद अब मेरे सिर के ऊपर नहीं है। समझे मेरी बात? ठीक ऊपर से, ठीक सिर के ऊपर से गिरने वाला पानी का बूंद 1 सेकंड के बाद ठीक सिर के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि सच्चाई यह है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं आगे बढ़ गया और बारिश का बूंद पीछे छूट गया। लेकिन यह पर्सन यह देखेगा कि मैं रुका हुआ हूं और यह बारिश का बूंद ही पीछे भी चला गया, नीचे भी गिरा बारिश का बूंद लेकिन पीछे भी चला गया। तो पीछे गया कि नीचे गया? दोनों गया। इस कारण से बारिश ऐसे गिरते हुए नजर आएगी, बारिश की बूंदें। अगर आप कभी भी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन के शीशे मतलब खिड़की के बगल में बैठने का मौका मिला हो अगर आपको, और शीशा लगा हुआ है और बारिश हो रही है, या किसी कार में अगर बैठे हो और कार में शीशा बंद है, बाहर बारिश हो रही है, तो आप ये पक्का से देखे होंगे बारिश की बूंदें बहुत ज्यादा बेंड होके पीछे जाने लगती हैं। और कितना ज्यादा बेंड करेंगी, वर्टिकल नीचे की तरफ बारिश होने के बजाय कितना ज्यादा तिरछी होके पीछे जाएंगी बारिश की बूंदें, यह निर्भर करता है कि गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है। तो बिना किसी इक्वेशन के ही हम लोग समझते समझते यहां तक पहुंचे कि इस तरफ अंदाजन बारिश की बूंदें गिरते हुए सच में नजर आएगी इस पर्सन को, तिरछी बारिश होते हुए नजर आएगी। अब इसको जरा इक्वेशन में लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन अगर हमें लिखना है, यही तो जानना है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख लो, माइनस वेलोसिटी ऑफ यही पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख लो। आई होप आप इस इक्वेशन से अग्रीड है। तो हमारे पास रिजल्ट बना ऐसा मानते हुए, पुराने वाले डायग्राम से ऐसा मानते हुए कि इसी तरफ एक्स एक्सिस है, और देखो चालाकी में क्या किया, नीचे की ओर वाई एक्सिस ले लिया, मैं नीचे की ओर वाई एक्सिस ले लिया। ठीक, तो रेन की वेलोसिटी पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप, माइनस अब पर्सन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और यही है वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन, जो मैं यहां लिखा हूं, रेन की वेलोसिटी पर्सन के मुताबिक। और जो पर्सन देखेगा कि जिधर बारिश की बूंदें गिर रही हैं ठीक उसी के तो उल्टी दिशा में छतरी को लगाएगा, वो होगा कि नहीं? ऐसा माना मैं कि ये जो पर्सन है, देखिए, माना मैं कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपने आप को ठहरा हुआ मान रहा है और बारिश की बूंदों को इस तरह से गिरते हुए देख रहा है। यही है ना हालत, इस तरह से गिरते हुए देख रहा है। तो अपने छाते को ये ऐसे करके सेट रखेगा, अपने छाते को ये इस तरह से सेट रखेगा, फिर है कि नहीं? और इस छाते का वर्टिकल से एंगल कितना होना चाहिए, यह एंगल अल्फा कितना होना चाहिए? ठीक उतना ही होना चाहिए जितना कि बारिश की बूंदें वर्टिकल से एंगल बना रही होंगी इस पर्सन के मुताबिक देखे जाने पर। मतलब पूछा गया है छतरी का एंगल कितना होना चाहिए वर्टिकल से। हम लोग बताएंगे क्या, लेकिन जवाब इस वेलोसिटी वेक्टर का एंगल वर्टिकल से, एंगल फ्रॉम वर्टिकल देख के हमारा आंसर आ जाएगा। और एंगल फ्रॉम वर्टिकल आखिर क्या पाएंगे, तो एक बार और डायग्राम में बना ही देता हूं ताकि गलती की किसी भी प्रकार से कोई संभावना ना रहे।
यही है इस बार एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और जवाब के मुताबिक 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप, तो 20 जे कैप नीचे की तरफ और माइनस 20 आई कैप ऐसे, तो रिजल्टेंट पहले ही बता दिया था मैं कि इस तरफ आएगा। और ये जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे इसमें दोनों कंपोनेंट्स ही 20 होने के वजह से, दोनों कंपोनेंट्स ही 20 होने के वजह से ये एंगल आखिर आया कितना, ये एंगल बना 45 डिग्रीज, जो कि कुछ और भी हो सकता था, निर्भर करता है अलग अलग वैल्यूज पर। अगर मैं यहां पर 20 और 20 देने के बजाय कुछ और दे दिया होता दोनों जगहों पर, तो एंगल कुछ अलग तरह से निकाला गया होता, जैसा कि पिछले बार किया गया था। तो शायद आप समझ रहे होंगे किस तरह से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं पुराने कंसेप्ट्स को, इसी तरह के पुराने फॉर्मूले को, लेकिन एक डायमेंशन में नहीं, 2 डायमेंशंस में। बार बार हम लोग लगातार यही कर रहे हैं, सीखते हैं नए लॉजिक को। क्वेश्चन पुराने तरह का रहेगा लेकिन लॉजिक नया रहेगा। लिखिए सवाल। अ पर्सन, मैं एक बार देख लूं किसी को अगर कोई डाउट हो तो। क्या बात है भाई, आज किसी को पूछना नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अ पर्सन रनिंग विथ, अ पर्सन रनिंग विथ, मान लो इस बार काफी कम स्पीड से दौड़ रहा है। अ पर्सन रनिंग विथ 4 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स रेन टू फॉल वर्टिकली। जरा समझिएगा अच्छे से। एक दौड़ता हुआ पर्सन ये पाता है कि बारिश ठीक सीधे नीचे की ओर हो रही है। इसका क्या मतलब तुम निकालते हो? क्या इसका मतलब ये निकला कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बारिश ठीक वर्टिकली नीचे हो रही है? नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बारिश ठीक वर्टिकली नीचे की ओर नहीं हो रही है। क्या इसका मतलब निकलेगा? आपके जिम्मेदारी है। A person running with 4 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स रेन टू फॉल वर्टिकली। अच्छा, वर्टिकली जो बारिश हो रही है उसका मैग्नीट्यूड भी बता देता हूं मैं, विथ उसका स्पीड भी बता देता हूं। विद स्पीड मान लो 8 किलोमीटर पर आवर। नए लॉजिक को सीखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन से। फाइंड velocity of, find velocity of rain relative to, find velocity of rain relative to ground। जमीन से देखे जाने पर बारिश की बूंदों की वेलोसिटी कितनी होगी, जरा खुद से पता करने की कोशिश करो। मुझे लगता है इस बार आप कर लोगे। देखो तो कर पाते हो कि नहीं। चलिए, हालांकि इतना समय बहुत था सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये है कि पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और अगर समय की ज़्यादा ज़रूरत हो, बिल्कुल वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन बिना खुद से सॉल्व किए हुए मेरे सॉल्यूशन को मत देखिए, ठीक है? नहीं तो फिर बात यही हो जाएगी कि मेरे एक्सरसाइज करने से आप ये मान रहे हो कि आपका बॉडी बन जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं। तो पर्सन रनिंग विथ 4 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स रेन टू फॉल वर्टिकली, इसका क्या मतलब है, इसी पर पहले चर्चा किया जाए। एक पर्सन है जो दौड़ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और वो दौड़ते हुए में देख रहा है कि बारिश ठीक नीचे की ओर हो रही है। तो चलिए समझते हैं सिचुएशन को पहले तो एक डायग्राम से। यह अगर जमीन है, ठीक, और एक्स और वाई एक्सेस कुछ इस प्रकार से अगर मैं मान लेता हूं, ठीक है ना,
ये एक्स एक्सिस मान लिया और ये वाई एक्सिस मान लिया, और एक पर्सन है जो लगातार एक्स एक्सिस में जा रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वेलोसिटी ऑफ p फॉर पर्सन, ठीक है ना, जमीन के रेस्पेक्ट में, ये दिया हुआ है सवाल के मुताबिक 4 किलोमीटर पर आवर एक्स एक्सिस में। अच्छा, अब फिर क्या दिया हुआ है, इसको अगर अभी तक नहीं लिखे हुए हो तो जरूर लिखो। और क्या दिया हुआ है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया हुआ है, इसको जरा लिख के दिखाओ मैथमेटिकली, अगर नहीं लिखा हुआ है तो देखते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ रेन जरूर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, तो पर्सन के रेस्पेक्ट में। दौड़ता हुआ पर्सन ये देखता है, ये पाता है कि ठीक बारिश की बूंदें वर्टिकली नीचे की ओर गिर रही, और चूंकि नीचे की ओर को ही मैं प्लस में वाई एक्सिस माने हुए हूं, इस वजह से अलग से माइनस में लिखने का जरूरत नहीं है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जे कैप में। हमें पता क्या करना है आखिर, तो इन दोनों वेलोसिटीज का इस्तेमाल करके हमें पता करने के लिए कहा गया कि रेन की वेलोसिटी कितनी है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इस बार उल्टा कर दिया मैं। पहले क्या दिया करता था, जमीन से देखे जाने पर बारिश कैसे हो रही है, जमीन से देखे जाने पर पर्सन कैसे दौड़ रहा है, और पूछता था मैं कि पर्सन क्या नापेगा बारिश की वेलोसिटी। अब उल्टा कर दिया मैं, पर्सन के बारे में दे रखा सब कुछ कि पर्सन की वेलोसिटी कितनी है और पर्सन के मुताबिक रेन की वेलोसिटी कितनी है। पूछ रहा हूं रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कैसे पता करोगे। तो मुझे लगता है गलती ना हो उसके लिए हमें एक पूरा साफ साफ इक्वेशन लिखना ही चाहिए। समझाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है, तो नहीं कर लेंगे क्या। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास निकल के आता है, रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 8 जे कैप, पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 4 किलोमीटर पर आवर आई कैप प्लस में 8 किलोमीटर पर आवर जे कैप। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्चुअली हम लोगों को और बेहतर ये बना दिया। ये आंसर जो लिखा हुआ है, इसको पूरी कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर ये कैसे आया होता अगर हम लोग इक्वेशंस को समझते ही नहीं तो। मतलब सिर्फ देख देख के डायग्राम को कैसे इस आंसर तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। और थोड़ा अलर्ट रहिएगा और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बारिश की एक बूंद और ये पर्सन, ठीक, ये पानी का एक बूंद है, ड्रॉप है ये। तो एक सेकंड में या एक घंटे में, मान लो एक घंटे में ये पर्सन तो आगे बढ़ जाएगा ना ऐसे, ठीक, ये पर्सन तो आगे बढ़ जाएगा कुछ समय बाद। शुरुआत में ये पर्सन के ठीक ऊपर ये बारिश का बूंद था, लेकिन कुछ समय बाद देखे जाने पर यह पर्सन आगे बढ़ जाता है, बावजूद इस बात के वो पाता है कि यह बारिश की बूंद जो है ठीक उसके सिर के ऊपर ही आके गिर रही है। नहीं समझे बात। पर्सन बोला था ना कि बारिश तो ठीक नीचे की ओर हो रही है, तो वो पर्सन दरअसल आगे बढ़ा है ऐसे करके, पुराने जगह से आगे बढ़ा, और ये बारिश की बूंद जो है ये नीचे तो गिरी ऐसे, लेकिन अगर सिर्फ नीचे गिरी होती ये बारिश की बूंदें तो पर्सन ये बोला होता कि बारिश तो पीछे छूट गया। लेकिन पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन ये बोल रहा है कि बारिश आगे पीछे नहीं जा रही है, बारिश ठीक नीचे की ओर आ रही है। तो इसका मतलब बारिश की एक बूंद जो सिर के ऊपर गिरने वाली थी वो अभी भी सिर के ऊपर ही गिर रही है ऐसे। तो बारिश दरअसल ऐसे गिर रही है। नहीं समझे हो मुझे पता है, लेकिन कोशिश तो करो। मैं ये बोल रहा हूं बारिश के पास नीचे गिरने के लायक भी वेलोसिटी है, लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़ने लायक भी वेलोसिटी है, और आगे तो पर्सन भी बढ़ रहा है।
जैसे सुनना मेरी बात, मैं ऊपर जा रहा हूं क्या? अभी नहीं जा रहा हूं। ये पेन भी ऊपर नहीं जा रहा है, मैं भी ऊपर नहीं जा रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये पेन ऊपर नहीं जा रहा। और अच्छे से अब कठिनाई ला रहा हूं इसी बात में। ये पेन मेरे रेस्पेक्ट में ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हम दोनों बराबर बराबर ऊपर जा रहे हैं। मैं अगर किसी लिफ्ट में बैठा होता और लिफ्ट ऊपर जा रही होती और मैं ऐसे करके पेन को पकड़े हुए हूं हाथ में, यहां पर टिका हुआ है ये पेन मेरे पास, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि ये पेन तो ऊपर नहीं जा रहा। जबकि सच्चाई ये है ग्राउंड से देखे जाने पर कि मैं भी ऊपर जा रहा हूं, ये पेन भी ऊपर जा रहा है और बराबर मात्रा में जा रहा है। इस वजह से मेरे मुताबिक ये पेन के पास ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं है। मैं क्या बोलता हूं हमेशा, तुम्हारे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, मैं नापूंगा, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। यही है लॉजिक रिलेटिव वेलोसिटी का। तो ये पर्सन जो की है, इस पर्सन के पास 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये पर्सन और ये बारिश का बूंद इसके पास भी 4 किलोमीटर पर आवर आई कैप का वेलोसिटी तो है। यानी कि दोनों ईस्ट के तरफ मान लो बराबर बराबर जा रहे हैं। इस कारण से यह पर्सन बोला है कि ईस्ट के तरफ बारिश की बूंद नहीं जा रही। दोनों बराबर बराबर जा रहे हैं, इस कारण से पर्सन ये बोलेगा कि ईस्ट वेस्ट तो मोशन है ही नहीं बारिश की बूंदों का। बारिश की बूंदों का वेलोसिटी जो है क्या पा रहा है ये पर्सन? सिर्फ ये 8 किलोमीटर पर आवर जे कैप। या तुम ज्योमेट्री से समझने की कोशिश कर लो, यह है ना पर्सन की वेलोसिटी, यह है पर्सन की वेलोसिटी। इस पर्सन की वेलोसिटी को बारिश की बूंदों के वेलोसिटी में घटा दिया जाएगा। तो घटा दिया जाएगा मतलब इसको रिवर्स करके, रिवर्स कर दिया मैं ये, और रिवर्स करके ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना दोनों, और बचेगा क्या? यही। तो बारिश की बूंदों में अपनी वेलोसिटी को घटा दिया पर्सन। तुम्हारे पास 110 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, मैं नापूंगा, तुम्हारे में से 100 रुपए घटा करके एक्स्ट्रा काउंट होता है बस। तो ये पर्सन अपनी वेलोसिटी को बारिश की बूंदों की वेलोसिटी में से घटा देने के बाद पाया कि बारिश की बूंदें तो ठीक नीचे की ओर गिर रही हैं। इसका मतलब जो बारिश की बूंदें हैं और जो पर्सन है वो दोनों बराबर बराबर जा रहे हैं, ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ के तरफ, जिधर भी। आई होप आप इस लॉजिक को भी समझ सके। हालांकि आंसर तो हमारे पास कब का आ चुका है। तो आई होप हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं डाउट्स देख लूं। ठीक है, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की कठिनाई को बढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं इस बार। लिखिए सवाल, अ पर्सन मूविंग विथ नहीं, पर्सन नहीं रहेगा इस बार, स्पीड ज़्यादा देने जा रहा हूं, इस वजह से पर्सन उतनी स्पीड से दौड़ ही नहीं पाएगा। अ साइक्लिस्ट मान लो, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स विथ 30 मीटर पर सेकेंड and observes rain to fall vertically with 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक साइकिलिस्ट है जो कि पाता है कि बारिश हो रही है ठीक वर्टिकली नीचे की ओर। पिछले क्वेश्चन से उठा लेना कॉन्सेप्ट को, जो भी हम लोग सीखे हैं। अब इसके बाद फिर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से, बाय व्हाट अमाउंट शुड द पर्सन increase, by what amount should the person change his speed
सो दैट पर्सन को अपनी वेलोसिटी में कितना परिवर्तन करना चाहिए ताकि रेन अपीयर्स टू फॉल at 45 degrees from वर्टिकल से ऐसा लगे जैसे कि 45 डिग्री के एंगल पर बारिश हो रही है। ये मैं चाहता हूं कि बारिश 45 डिग्री पर होते हुए दिखे तो साइकिलिस्ट को कितनी वेलोसिटी रखनी चाहिए। ज़रा लगाइए दिमाग और ऐसे बिहेव करो जैसे कि सच में तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो और पूरी कोशिश करो सही आंसर तक पूरी तरह से खुद से पहुंचने का। सॉल्व करिए। जब तक मैं डायग्राम बनाता हूं तब तक आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। अब साइकिलिस्ट कैसे मैं बनाऊं? चलो भाई आप लोग हंसना मत। ऐसे करके एक साइकिल है, ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका सीट हो गया, ठीक है ना? अच्छा बन गया। और ये पर्सन, दोनों इसके पैर, पैडल, चेन, सही है ना? और ये हैंडल को पकड़े हुए इस तरह से, और ये इसका चेहरा, सही है। बारिश हो रही है, बारिश की वेलोसिटी कितनी है कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस चलते हुए पर्सन के मुताबिक क्या है वेलोसिटी ये जरूर पता है। तो साइकिलिस्ट ट्रेवल्स विथ 30 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन को मैं ईस्ट का डायरेक्शन मान लेता हूं अगर, तो ये ईस्ट के तरफ जाते हुए मैं दिखा दिया इसे। अभी इक्वेशंस में करेंगे, पहले समझ तो लें सवाल को। 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये पर्सन जा रहा है, और ये पर्सन जाते हुए क्या पाता है कि बारिश की बूंदें ठीक वर्टिकली नीचे की ओर, उनके पास वेलोसिटी है कितने की, तो 40 मीटर पर सेकंड की। तो अगर पिछले क्वेश्चन से सीखे अगर कुछ तुम, तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इस बात को समझने में कि बारिश की बूंदों के पास जो वेलोसिटी है वो नीचे की ओर 40 मीटर पर सेकंड और ईस्ट के तरफ 30 मीटर पर सेकंड। तभी तो यह पर्सन बोल रहा है कि ईस्ट के तरफ बारिश की बूंदें जा ही नहीं रही हैं। दरअसल दोनों बराबर बराबर जा रहे हैं। इस तरह से सोचना पड़ता है। तो ये जो मैं बनाया हूं ये किसके रेस्पेक्ट में बारिश की बूंदों का वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू व्हाट है ये लिखा हुआ। 40 भी दिखाया हूं, 30 भी दिखाया हूं। अगर पर्सन के रेस्पेक्ट में दिखाता तो इसको नहीं दिखाता, इसको घटा दिया होता ना मैं। तो ये दोनों दिखाया हूं, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड लिखा है ये, अगर समझ पा रहे हैं तो। लेकिन चलिए मैं एकदम प्रॉपरली करता हूं इसको, बिना इतना दिमाग लगाए। मैं ये मान लिया कि v1 के स्पीड से ईस्ट के तरफ बारिश की बूंदों में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक। v1 है स्पीड ईस्ट के तरफ बारिश की बूंदों में। v1 का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो x और y एक्सिस सबसे पहले दिखाना चाहिए था मुझे। ये मैं मान लिया, ये x एक्सिस और नीचे की ओर ही y एक्सिस मान लिया, क्योंकि ऊपर तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिलेटिव टू ग्राउंड ये लिखा जा सकता है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिलेटिव टू ग्राउंड लिखा जा सकता है कितना? 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं पता है, मान लो इसको v2 मान लेते हैं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये मैं वेलोसिटी मान लिया हूं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन जमीन के रेस्पेक्ट में नापे जाने पर। v1 और v2 इस तरह से मैं मान लिया। कितना है v1 और v2 मुझे नहीं पता,
देखते हैं। लेकिन अगर लॉजिकली समझते हो चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मैकेनिज्म को समझते हो अगर आप, तो केवल देख के बताया जा सकता है इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, केवल देख के डायरेक्टली बताया जा सकता है क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। मैं डायरेक्टली देख के बता रहा हूं, 70 मीटर पर सेकेंड एक आंसर है, और दूसरा है 70 एक आंसर तो है, दूसरा वाला भी सोचा जा सकता है, एक और आंसर है। तो देखिएगा आप, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप, और इसके बाद फिर वेलोसिटी ऑफ रेन, ये जरा लिखा जाए पर्सन के रिलेटिव में। ये निकल के क्या आना है, इसे क्या रूल है, इन दोनों को घटा देते हैं, है ना। तो v1 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस नहीं प्लस v2 जे कैप। ये समझे कहां से आया, मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा दिया, रेन की वेलोसिटी में से पर्सन की वेलोसिटी को घटा दिया, यही आ गया हमारे पास आंसर। अब सवाल के मुताबिक ये जो चीज निकाले हैं हम लोग, पर्सन के मुताबिक देखे जाने पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों में कंपोनेंट रहे। मस्ट बी ओनली वर्टिकल विथ वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर प्रति सेकेंड का रफ्तार इसका वैल्यू होना चाहिए था, वो भी जे कैप में। तो इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है कि v1 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड ये जरूर से 0 है। चलता हुआ पर्सन ये बोला ना कि एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट को मैं 0 कर दिया, v1 का वैल्यू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। इस बार मैं कोई लॉजिक वगैरह नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया है उसको मैथमेटिकली लिख दिया, और जो ये वैल्यू है उसको तो मैं 0 सेट कर दिया, और ये वाला वैल्यू है कितना, 40 के बराबर अभी लिखा। तो v2 का वैल्यू मिला हमें 40 के बराबर। समझे कैसे हैंडल करना है सिचुएशन। तो शुरुआत में ही मैं तो ये बात बोल दिया था कि इतना ही आना ही है इसे, v2 का वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड और v1 का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये थोड़ी ना सवाल था कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है बारिश की बूंदों की वेलोसिटी। सवाल तो ये था कि पर्सन को आखिर अपनी वेलोसिटी में कितना परिवर्तन करना चाहिए, मान लेते हैं डेल्टा वी का चेंज कर देना चाहिए, ताकि ये पर्सन ये नापे कि बारिश तो वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर हो रही है। अभी भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से कर सकते हो क्वेश्चन को, तो बिल्कुल वीडियो को करिए पॉज, क्वेश्चन को करिए सॉल्व। लेट न्यू वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसमें डेल्टा वी ऐड कर दिया गया है। समझ गए। तो अब लिखने की कोशिश करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये तो पहले से हमें जानकारी अब है, 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप में और प्लस 40 मीटर पर सेकेंड जे कैप में। और दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिलेटिव टू ग्राउंड क्या नाम मापा जाए, सिर्फ 30 मीटर पर सेकेंड नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज भी किया गया है, और कितना चेंज किया गया यही हमारा सवाल है। ये है हालात। और अब क्वेश्चन में चाहिए था क्या कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू पर्सन, देखो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू पर्सन, घटा के देख लो, माइनस में डेल्टा वी और प्लस में 40 मीटर पर सेकेंड जे कैप, ये आई कैप है। समझे मेरी बात।
तो ये जो रिजल्टेंट फाइनली आंसर आया ना हमारा, आई वॉन्ट दिस वेक्टर टू मेक एन एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल। सवाल में यही था कि अपने वेलोसिटी को कितनी मात्रा से बदल दिया जाए ताकि ये पर्सन पाए बारिश तो वर्टिकल से ठीक सीधी रेखा से 45 डिग्री के एंगल पर हो रही है। तो डेल्टा वी का वैल्यू बस हमें बताना है, जरा समझ लिया जाए डेल्टा वी का वैल्यू। याद रखना यहां पर गलतियां होती हैं अक्सर, बी वेरी वेरी अलर्ट। देखिएगा ध्यान से, कठिन है ये समझना। ये 40 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा ये माइनस डेल्टा वी, ये पॉजिटिव के नेगेटिव? पता नहीं, क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये कहां पता। समझे मेरी बात? तो वर्टिकल डायरेक्शन तो वाई एक्सिस है, और इस वर्टिकल से क्या एंगल बनना चाहिए, तो 30 नहीं सॉरी माइनस डेल्टा वी ये है, और नीचे की ओर 40। तो रिजल्टेंट जो आना चाहिए था वो इस तरह से होना चाहिए था, या फिर एक और उपाय है, ये 40 मीटर पर सेकेंड है, या फिर एक और उपाय है कि माइनस डेल्टा वी इस तरफ भी हो। माइनस डेल्टा वी अगर इस तरफ भी हो जाए तो भी तो रिजल्टेंट ठीक 45 डिग्री पर हो ही सकता है। तो ये जो माइनस डेल्टा वी है इसके पास दो उपाय है। माइनस डेल्टा वी का वैल्यू कहीं कोई गलती है क्या? नहीं, सही है सब। माइनस डेल्टा वी का वैल्यू या तो प्लस में हो जाए 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल वाला कंपोनेंट 40 है और ये वाला एंगल मुझे चाहिए 45 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को 40 होना पड़ेगा ना। या तो यही माइनस डेल्टा वी खुद माइनस में 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए। दोनों ही हालात में वर्टिकल से बनने वाला ये जो एंगल है ये दोनों ही हालत में 45 डिग्री ही रहेगा। तो इस वजह से माइनस डेल्टा वी का एक ऑप्शन है प्लस में 40 मीटर पर सेकेंड, माइनस डेल्टा वी का दूसरे में ऑप्शन है माइनस में 40 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों ही सही आंसर है। अगर वो पर्सन अपनी वेलोसिटी को या तो 40 से बढ़ा ले या तो 40 से घटा ले, दोनों ही तरीके से वो पर्सन ये पाएगा कि बारिश की बूंदें ठीक वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर गिर रही हैं। आई होप आप कुछ ना कुछ सीखे इन 3 लेक्चर्स के दौरान रिलेटिव वेलोसिटी के, ठीक है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी ही सबसे मज़ेदार और सबसे डिफिकल्टी वाला टॉपिक है इस चैप्टर में, रिलेटिव वेलोसिटी। और अभी तक डिफिकल्टी आई नहीं है, डिफिकल्टी इंतज़ार कर रही है हम लोगों का अगले क्लास में, है ना। और आज के वीडियो लेक्चर के तुरंत बाद मैं आपको ये बोला था कि एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं मैं। असाइनमेंट नंबर 8, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो एक और असाइनमेंट मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा ये। और आज ही आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, आज नहीं तो कल सुबह तक तो हर हालत में मिल जाएगा। और असाइनमेंट नंबर 8 सिर्फ और सिर्फ आधारित है रिलेटिव वेलोसिटी पर। रिलेटिव वेलोसिटी में अभी तक जितना भी कुछ हम लोग सीखे हैं वो सारी चीज़ों को दूंगा मैं, ठीक है। और हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। हो सकता है किसी इंक्लाइंड सरफेस पर कोई एक पर्सन चढ़ रहा होगा और बारिश की बूंदों को वो देखना शुरू करेगा। तो मेरा ये काम थोड़ी ना है वीडियो लेक्चर में कि मैं हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवाऊं। मैं सिर्फ उन तरह के क्वेश्चंस को करवाऊंगा जिससे आप सीख जाएं कि कैसे अप्लाई करना है रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को। और एक बार सीख गए हम लोग कंसेप्ट को अप्लाई करना, हम लोग टॉपिक बदल देंगे क्लास में, लेकिन आप घर पर क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो आज के असाइनमेंट को ही आप सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी सॉल्व करके कंप्लीट करने का भी कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा उसके एक और क्लास में हम लोग रेस्ट एंड मोशन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेने वाले हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।